भरगोव परिवार की कहानी भाग 5। गांव में एक फेरी वाला आया है। चाचा बावर ने धीमी और जल्दबाजी वाली आवाज़ में बताया, मेरे पास मूंगफली की एक बोरी बेचने के लिए है, लेकिन मैं खुद हिसाब नहीं कर सकता और डरता हूँ कि मैं ठगा जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम साथ आओ और निगरानी रखो। साथ ही तुम्हारे चाचा डावर अपनी कुछ ज़मीनें पट्टे पर देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम अनुबंध लिखो। भरगोपुरम गांव छोटा था। अनिरुद्ध घर पर रहने वाला एकमात्र साक्षर युवक था, इसलिए हिसाब किताब, पत्र या अनुबंध की ज़रूरत पड़ने पर हर कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता था। ज़्यादातर दिन वह गांव के स्कूल में पाया जाता था, लेकिन आज किस्मत या शरारत ने उसे घर पर छोड़ दिया था और पड़ोसी ने उसे ढूंढने में जरा भी देर नहीं लगाई। गांव में बहुत कम लोग पढ़ना जानते थे और जो कभी जानते थे वे बहुत पहले शहरों में काम करने चले गए थे। केवल अनिरुद्ध बचा था, जो अपनी दादी की निगरानी में अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए था। ऐसे मौक़ों पर जब गांव वाले उसकी मदद मांगते थे, देवकी और कमलिनी को चुपके से गर्व महसूस होता था। पूरे भरगोपुरम में लोग किसके पास जाते थे सिवाय उनके छोटे देवर के। चाचा बावर, आगे चलिए, मैं अपनी कलम और कागज़ ले आता हूँ, अनिरुद्ध ने तुरंत कहा। स्याही और कागज़ महंगे थे, ज़्यादातर परिवारों के लिए विलासिता, लेकिन अनिरुद्ध जानता था कि पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए रखना कुछ सिक्कों से कहीं ज़्यादा मूल्यवान था। उसने अपने लेखन के सामान इकट्ठा किए, फिर बाहर निकलने से पहले मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा। छज्जे के नीचे ललिता उसे देख रही थी। मेरे साथ आना चाहोगी? उसने धीरे से पूछा। उसकी आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से सिर हिला दिया। हालांकि रिवाज महिलाओं को अन्य घरों में स्वतंत्र रूप से जाने की मनाही करता था, लेकिन पति के साथ जाना अलग था। कोई अफवाह नहीं उड़ाएगा। इसके अलावा ललिता उसके साथ रहना चाहती थी। वह उत्सुक भी थी कि जब गांव वाले उसे बुलाते थे तो वह किस तरह का काम करता था। चाचा बावर का घर गांव के पूर्वी हिस्से में था। वे ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि एक परिचित आवाज़ पास के आंगन से आई। बाहर जा रहे हो? कहाँ? अनिरुद्ध। यह चाची मनिका थी, जो निचली दीवार पर टिकी हुई थी। शायद सब्जियां धो रही होंगी, इसलिए उनकी आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थी। हम चाचा बावर के घर जा रहे हैं, अनिरुद्ध ने विनम्रता से जवाब दिया। उसे सिर हिलाकर अभिवादन किया और संकरी राह पर आगे बढ़ गया। ललिता उसके करीब चल रही थी। संकरी राह पर कई गांव वाले उन्हें अभिवादन करते थे। एक नवविवाहित जोड़े पर हमेशा नज़रें पड़ती थीं, लेकिन आज और भी ज़्यादा, क्योंकि यह पहली बार था जब भरगोपुरम में किसी ने अनिरुद्ध की दुल्हन को देखा था। हर नज़र में जिज्ञासा चमकती थी और सवाल पड़ोसी बाड़ों पर झुककर या अपने कामों में रुककर पूछते थे। स्वभाव से शर्मीली ललिता केवल सिर झुकाती, नरम अभिवादन करती या पारंपरिक खाना खाया का आदान प्रदान करती और फिर चुप हो जाती। उसकी आवाज़ हवा की तरह हल्की थी, उसकी मुस्कान क्षणिक। लेकिन हर कोई दयालु नहीं था। गपशप करने वाली महिलाओं के झुंड से तीखी आवाज़ें आई। क्या यह संगपुरा गांव की वही बदकिस्मत लड़की नहीं है? वह भरगोव परिवार में कब शादी करके आई? यमनी, तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। यह तो कल ही की बात है। एक और आवाज़, और चुभने वाली, राह पर साफ सुनाई दी। मैंने सुना है कि उसकी माँ ने अपने पतियों को मौत के श्राप से मार दिया था। क्या यह भी वैसा ही करेगी? क्या अनिरुद्ध परीक्षा पास करने तक भी जीवित नहीं रहेगा? शब्द ललिता के दिल पर कंकड़ों की तरह लगे। पहले वाले टिप्पणियों से वह बहुत पहले सुन्न हो चुकी थी।
बचपन से उसे बदकिस्मत लड़की कहकर चिढ़ाया जाता था, लेकिन उसे अपने पति की जिंदगी को श्राप देने का आरोप लगाना यह बहुत ज़्यादा था। उसके गालों पर गर्मी चढ़ आई और गुस्सा डर के साथ उलझ गया। कहीं अनिरुद्ध उन पर विश्वास तो नहीं कर लेगा? क्या वह भी उससे घृणा करने लगेगा? वह उन्हें खंडन करना चाहती थी, लेकिन शब्दों में अनाड़ी वह कोई जवाब नहीं सोच पाई। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई जब उसने अनिरुद्ध की ओर हताशा से देखा। हल्की आवाज़ में कहा, पति जी, यह सच नहीं है। अनिरुद्ध को ललिता छोटी और हारी हुई लगी, दयनीय और व्यथित, जैसे एक डरा हुआ खरगोश। उसकी छाती उस दृश्य से कस गई। उसने उसका हाथ दबाया और एक कोमलता से जो खुद उसे शर्मिंदा कर रही थी, उसके माथे के बालों को सरकाया। मुझे पता है, उसने धीमी और स्थिर स्वर में कहा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इस बारे में मत सोचो। फिर वह देखने वालों की ओर मुड़ा और शांत गंभीरता से बोला, जो उम्र भर पुस्तकों में डूबे रहने से आती है। जैसा धर्म सिखाता है, बिना मर्यादा के बोलना और बिना न्याय के निर्णय करना किसी सज्जन के योग्य नहीं है। मैं आपसे संत बनने की अपेक्षा नहीं करता, पर हम सब एक ही गांव के हैं। चर्चाओं की भी सीमाएं होनी चाहिए। मेरी पत्नी एक अच्छी महिला है। बदकिस्मत लड़की जैसे शब्द मैं दोबारा सुनना बर्दाश्त नहीं करूँगा। जब उसने यह कहा तो उसकी मुस्कान में एक कोमलता और विद्वता झलक रही थी, एक शांत गरिमा जिसने देखने वालों को असहज कर दिया और उनकी नज़रें झुका दी। एक पल को लज्जा और मौन चादर की तरह चुगलखोरों पर छा गया। अब यह कहानी का 5वां भाग ख़त्म होता है। अब अगले 6ठा भाग को देखने के लिए अगला वीडियो देखें। नमस्कार।